तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग टॉपिक डायरेक्टिंग, हमारा ओसीएम चालू है। ओसीएम का सेकंड लेसन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें हम लोगों ने अभी तक के कौन से पॉइंट्स कवर किए। पहला था प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग से तो समझ में आ गया होगा, कोई डायरेक्टर होगा जो डायरेक्ट कर रहा है कोई पिक्चर, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग सबको स्वागत कर लेते हैं। सबका एनएसए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। नीलेश सर एकेडमी एनएसए आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। ज़रूरतमंदों के साथ तो ज़रूर शेयर करें, ताकि आप लोगों का भी एक जिम्मेदारी बनी रहे और हमारी भी एक जिम्मेदारी बनी रहे कि हम लोग ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्टिंग। व्हाट इज डायरेक्टिंग? तो डायरेक्टिंग की एक डेफिनेशन है। देखिए, कल मैंने स्टाफिंग के कुछ पॉइंट्स बताया था, है ना, रिक्रूटिंग, रिम्यूनेशन, है ना, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताया था। डायरेक्टिंग के भी ऐसे कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। ये कोई भी एक मैनेजमेंट फंक्शन की आत्मा है डायरेक्टिंग, क्योंकि सीधी और साफ बात है, अगर आपके सैनिकों के ऊपर अगर राजा नहीं रहा तो वो सैनिक तितर बितर हो जाते हैं और वो युद्ध हार जाते हैं। इसलिए उनको भले ही राजा लड़ ना रहा हो, लेकिन अगर वो उस युद्ध में खड़ा रहा तो सैनिकों में मनोबल बढ़ते रहेगा और वो युद्ध लड़ते रहेंगे। उसी तरीके से बिजनेस में डायरेक्टिंग और डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग बिजनेस की आत्मा कहते हैं। अब वो क्यों? It is the process of instructing, guiding, communicating, inspiring, motivating and supervising the employee to achieve predetermined goal of an organization. डायरेक्टिंग यानी होता क्या है? डायरेक्टिंग यानी होता है, पहला तो है इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देना, कोई भी चीज के बारे में सूचना देना, इंस्ट्रक्ट करना। उसके बाद में आता है गाइडिंग, तो वो जो सूचना मिली है उसके बारे में अब हम उन्हें समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। उसके बाद में कम्युनिकेटिंग, अब अच्छे से समझ गए वो लोग, जब वो अपना काम कर रहे हैं तो अच्छे से हम लोगों में तालमेल बैठना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में अगर कहीं हमारे एम्प्लॉय डिमोरलाइज हो जाते हैं तो उन्हें इंस्पायर करना जरूरी होता है ना। अब कैसे इंस्पायर करेंगे हम लोग, उसके लिए क्या उपाय है? तो मैं हमेशा रतन टाटा का एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि भैया अगर वो इंस्पायर नहीं है, बंदे अगर निगेटिव हो रहे हैं, तो एक काम करो, उनके साथ बैठकर खाना खा लो। उनके दिमाग में एक चीज हो जाएगी कि भैया इतना बड़ा आदमी हमारे साथ बैठकर खाना खा रहा है, यानी कि ये हमें अपना समझता है। ये एक वे हो गया, एक ट्रिक या तो टिप्स हो गई जो हम लोग इंस्पायरिंग करने के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुआ है तो हम पहले ये देखेंगे कि वो डिमोटिवेट किस वजह से हुआ है, कंपनी की वजह से हुआ है या फैमिली मैटर है। तो हम उसे अगर अपने स्तर पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हमें जो काम है वो जो उससे एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा बढ़कर ही देगा। तो इंस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, वॉट एवर इट मे बी। इट इज अ डायरेक्टर, इट इज अ एम्प्लॉय, इट इज अ एम्प्लॉयर और वॉट एवर मे बी। तो इंस्पायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाद में मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब एक चीज अगर हम लोग देखें, कोई एक वजन है नहीं उठा पा रहे तो देखना, चलो उठाओ, है ना। हम लोग ऐसा प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि जोर जोर से चिल्लाते, चलो करो। अब कोई अगर क्रिकेट खेल रहा है तो देखना स्टेडियम में बहुत सारी चीयरिंग की आवाज आती है ना। सचिन खेलता था तो देखना, जैसा सचिन जैसे ही पेवेलियन से ग्राउंड पे आता था तो एक आवाज आती थी, एक वो उसको हमने एंथम बना लिए थे, क्रिकेट एंथम बना लिए थे, सचिन, है ना। वैसा अगर मैच जीतती थी इंडिया तो हम लोग हॉर्न भी उसी तरीके का बजाते हुए जाते थे। इसको हमने क्रिकेट का एंथम बना दिया था। ये क्या चीज है? मोटिवेशन। क्या होता है, हर एक चीज के लिए मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर मोटिवेशन प्रॉपर अगर मिलता है तो वो काम, मैं बोल रहा हूँ ना कि 100% से ज्यादा 200% परफेक्टली हो जाएगा। तो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में हर चीज हमने कर दिया, बंदे को इंस्पायर कर दिया, पहले बार इंस्ट्रक्ट कर दिया, उसके बाद गाइड कर दिया, उसके बाद उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर लिया, उसके बाद उसको इंस्पायर किया, मोटिवेशन किया। अब वो अपने काम में लगा हुआ है।
अब हमें क्या करना है, चुपके से ये देखना है कि वो काम सही से कर पा रहा है या नहीं। हमने जो स्टेप से उसे समझाया है, उसे मोटिवेट किया है, अब वो मोटिवेशन काम में आ रहा है या नहीं, तो उसे ही हम लोग कहेंगे सुपरविजन। सुपरविजन यानी कि हम लोगों की दूरदृष्टि इस तरीके से होनी चाहिए कि आगे वाला काम कर रहा है तो वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं, या तो उसमें कुछ गलतियां हो रही है तो हम फिर से उसे समझाएंगे और फिर से कहीं ना कहीं उसे रोक कर उसे वो चीज़ों को चेंज करने लगाएंगे। तो इसीलिए सुपरविजन सबसे अभिन्न अंग होता है जब भी हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन मैंने एक अलग से यहाँ भी दिया हूँ सुपरविजन की। तो हम लोग देखेंगे बाद में, जब हमारे पॉइंट्स पूरे कवर हो जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि सुपरविजन इज व्हाट इज सुपरविजन। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसे आत्मा क्यों कहा जाता है, तो वो पहले देखेंगे। इनिशियल एक्शन, इनिशियल एक्शन डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो पार्ट है वो है इनिशियल एक्शन। अब इनिशियल एक्शन में, डायरेक्टिंग में इनिशियल एक्शन करता क्या है? शुरुआती जितने भी हम लोगों के डायरेक्शन के जितने भी टिप्स और फंक्शंस है ये सब इन्वॉल्व होते हैं इनिशियल डायरेक्शन में, इनिशियल एक्शन में। इनिशियल एक्शन यानी किस तरीके की होगी? सीधी सी बात है कि मैं एक डायरेक्टर हूं तो मैं अपने हाथ के नीचे पहले उन लोगों को अपॉइंट करूंगा जो कि वो पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब मैंने तो एक अच्छा दायित्व निभा दिया अपना, अब वो उन लोगों की जिम्मेदारी है कि अच्छे एम्प्लॉयज की भर्ती करे और उनसे अच्छे से काम निकाले। इनिशियल एक्शन में ये भी अगर देखा जाए तो मैं किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा हूं अपने सबऑर्डिनेट से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई मेरी इनिशियल यानी पहल करना कि मेरे पहली एक्शन क्या होगी एज ए डायरेक्टिंग। एज ए डायरेक्टिंग मेरी पहली पहल ये होगी कि मैं पहले ये देखूंगा कि जो मुझे टीम मिली है वो टीम प्रॉपर है या नहीं, या तो जो टीम मैंने चूज किया हूं, जो टीम को मैंने अपॉइंट किया हूं वो टीम प्रॉपर है या नहीं है, और अगर प्रॉपर नहीं है तो मैं उसके ऊपर क्या एक्शन लूं, उन्हें निकाल दूं या तो फिर उन्हें वैसा ट्रेनिंग देकर उस तरीके का बनाऊं। तो ये है मेरा इनिशियल एक्शन। उसके बाद में आते हैं हम लोग इंटीग्रेट एफर्ट। इंटीग्रेट एफर्ट यानी कि अब ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन एफर्ट यानी क्या हो गया, हर एक चीज को एक जगह लाकर मैं अब उनसे काम निकलवाऊं। यहां अब एफर्ट लगेगा डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर का एफर्ट इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, अगर राजा अगर युद्ध में खड़ा रहे, भले ही कोई काम ना करे ना ही युद्ध लड़े, तब भी वो एक वहां बहुत बड़ा एसेट बनकर रहता है, उससे ऑटोमेटिकली बिना कुछ बोले मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। तो वही चीज होती है कि इंटीग्रेशन एफर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्टिंग का। क्या है वो चीज कि हम लोग अपने तरफ से क्या एफर्ट डाल सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज वो काम को आसानी से कर सके, आसानी से वो गोल अचीव कर सके जो हमने प्री डिटरमाइन करके रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है यहाँ इंटीग्रेट। देखिए सभी पॉइंट्स है ना वैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम एक एक के बारे में जब पढ़ते आएंगे तो ऐसा लगेगा कि हर एक पॉइंट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तो खासियत है हर एक पॉइंट्स की, इसीलिए तो पॉइंट वाइज मैंने हर एक टॉपिक को किया हूँ कि अगर पॉइंट वाइज अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप अच्छे से उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसलिए इंटीग्रेट एफर्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ एक डायरेक्टर की कुशलता क्षमता पता चलती है कि यार वो डायरेक्टर डायरेक्टिंग करने लायक है या नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा होती है वो डायरेक्टर्स की ही होती है, क्योंकि अगर कोई प्लान और कोई अगर गोल हमारा फेल होता है तो एम्प्लॉयज को कोई कुछ नहीं बोलेगा, एम्प्लॉयज को उनके इंटरनल लोग बोलेंगे, लेकिन एक जो डायरेक्टर है उसको बाहर के भी लोग बोलेंगे कि यूर डायरेक्टिंग इज नॉट एज मच दैट लेवल, वो लेवल की आपकी डायरेक्टिंग नहीं थी, इसीलिए शायद आप फेल हुए। तो इसीलिए इंटीग्रेट एफर्ट्स यानी अंदरूनी एफर्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद में मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब ये तो मैंने पहले भी बता दिया था कि आपका मोटिवेशन देने का तरीका क्या है। हो सकता है कि अच्छी सी भारी भरकम स्पीच दे दो, है ना, कोई स्पीच से भी मोटिवेट हो जाता है, लेकिन स्पीच इस तरीके की होनी चाहिए कि वो सुनकर नींद नहीं आनी चाहिए लोगों को। अगर नींद आएगी तो ऑब्वियसली वो मोटिवेशन के जगह डिमोटिवेट हो जाएंगे। एक इस तरीके का एक एनर्जेटिक एक हंसता बोलता हुआ है, हर एक के ट्रिक्स अलग होते हैं, हर एक की है ना अपनी अपनी एक शैली होती है, वो शैली के हिसाब से वो मोटिवेट करता है।
तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी एक डायरेक्टिंग का सबसे बड़ा एक टास्क है कि एक डायरेक्टर अपने टीम को, अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट करता है। और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कोई गोल को अचीव करने का। अगर सीधी सी बात है, तुमने मोटिवेशन अगर बीच में लाया नहीं तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? तितर बितर हो जाएंगे, काम प्रॉपर नहीं होगा, डायरेक्टर चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो क्या करेगा? फायर करना चालू करेंगे, ले ऑफ करना चालू कर देंगे कि भैया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, गो, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें अगर होते रहेगी तो सीधी सी बात है, नई भर्ती होगी, उसे फिर से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देकर फिर से उसे काम समझाना पड़ेगा, वही चीज़ फिर से ए से फिर से चालू होगी जेड तक। तो ये ना करते हुए अगर हम मोटिवेट अगर प्रॉपर करें अगर अपने एम्प्लॉयज़ को, तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉय को वो काम नहीं आ रहा है तो वो जल्दी जल्दी सीख कर वो काम कर सकता है ना। तो इसलिए मीन्स ऑफ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर डायरेक्टिंग सम ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। उसके बाद में आता है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अब यहाँ स्टेबिलिटी यानी क्या? जो भी मैंने काम दिया हूँ, जो भी मेरा वर्क फ्लो है, उसमें स्टेबिलिटी है या नहीं, कि फिर से वो मोटिवेट हुए तो 1-2 घंटे के लिए हुए, उसके बाद में फिर से वैसी की वैसे। तो मुझे ये प्रॉपर देखना होगा कि स्टेबिलिटी है या नहीं है, और मुझे बार बार वो स्टेबिलिटी के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, चाहे वो इंस्पिरेशन बार बार देना पड़े, या तो मुझे मोटिवेशन बार बार देना पड़े, इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, ये सब चीज़ें मुझे फिर से वापस क्यों ना देना पड़े। लेकिन एक डायरेक्टर का काम एक एम्प्लॉय से ज़्यादा कठिन होता है। हम लोग बोलते हैं कि बढ़िया एसी के रूमों में बैठते हैं डायरेक्टर और आराम से काम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जितना बर्डन होता है उतना बर्डन एम्प्लॉयज़ पे नहीं होता है। एम्प्लॉयज़ पे सिर्फ उनके काम का बर्डन होता है, लेकिन डायरेक्टर के पास वैसे एम्प्लॉयज़ के जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट का बर्डन होता है, और कौन से डिपार्टमेंट में फलाना व्यक्ति ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, उसे क्या ज़रूरत है, क्या उसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्या गाइडिंग की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों को उसे एक बर्डन के रूप में लेना होता है और उसे वो सॉर्ट आउट करना होता है। क्योंकि डायरेक्टर भी क्या होता है? एक इंसान होता है, उसके भी फैमिली मैटर्स होंगी कुछ या आउटर चीज़ें होंगी, तो क्या होगा कि वो चीज़ों को उसे ताक पर रखकर, बाहर रखकर उसे क्या करना होगा कि अपने टीम को प्रोफेशनल लाइफ एक अलग रखना होगा, एक फैमिली लाइफ उसे अलग रखना होगा, उससे परे उसे वो चीज़ें कर दिखाना होगा जो एक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। अगर स्टेबिलिटी अगर प्रॉपर अगर रही तो ही आपका जो प्री डिटरमाइंड गोल है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो होगा। उसके बाद में कोपिंग अप विद द चेंज। कोपिंग अप विद द चेंज। अब मेरे कंपनी में कुछ चेंजेस होना शुरू हो गए। मैंने इसके बारे में पहले भी एक एग्जांपल कल एक दिया था कि लिखा पढ़ी होती थी, अब मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोलूँ कि भैया ये टेक्नोलॉजी सीख के आओ, तो मेरा एम्प्लॉय अगर उसमें से 1-1.5 शायना निकला, बोलेंगे पहले तू बता तेरे को आता है क्या? अरे सीधी सी बात है भैया, पहले अगर मैं खुद अगर वो चीज़ को अगर एक्सेप्ट करूँगा, वो चीज़ को पढ़ूंगा, तभी तो मैं आगे मोटिवेट कर पाऊंगा अपने एम्प्लॉयज़ को कि हाँ भैया मुझे तो आता है, अब तुम्हारी बारी है सीखने की, है ना। तो इसे ही कहा जाता है कोपिंग अप विद द चेंज। कोई भी चेंज, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या तो वर्क प्लान हो, या तो टाइम शेड्यूल हो, या तो करने का वर्क फ्लो हो, चेंजेस इन वर्क हो, कुछ भी तरीके का हो सकता है, तो वो पहले डायरेक्टर्स को अपनाना होगा। डायरेक्टर्स अगर वो चीज़ें अगर प्रॉपर करेंगे तो अच्छी वे से डायरेक्टिंग कर अपने एम्प्लॉयज़ को समझा सकेंगे। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलता है, हाँ पहले तू करके दिखाना, हाँ तेरे को आता ना, तू करके दिखाना। हम लोग इसी में मरे जाते हैं, ये नहीं देखते कि सारा हमारी औकात क्या है ना। तो यहीं पहले जो भी बड़े पद पर होता है उसे वो सब चीज़ें आनी चाहिए, तभी जाके वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिखा सकेगा। इसीलिए कोपिंग अप द चेंज ये भी डायरेक्टिंग का एक तरीका है। डायरेक्टिंग का वे चेंज करना ये भी कोपिंग अप द चेंज है। मेरे प्रॉपर डायरेक्शन से अगर वो गोल अचीव हो रहा है तो मुझे क्या करना होगा? डायरेक्शन चेंज करना होगा, वे ऑफ द डायरेक्शन चेंज करना होगा। इसे कहेंगे हम लोग कोपिंग ऑफ द चेंज। उसके बाद में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये तो कॉमन सा पॉइंट मुझे लगता है कि हर एक जितने भी हमने पॉइंट्स लिए उसमें हर एक में ये है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से। तो अच्छा डायरेक्शन उसे ही कहा जाता है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे इफेक्टिवली हम लोग यूज कर सके। अब ये रिसोर्सेज में क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स भी आ गए, यानी इंसान लोग। मैंने पहले बताया था 5M है ना, 5M इज आवर रिसोर्सेज, मैन, मनी,
मटेरियल, है ना, ये सब चीजें जो मैंने बताया था, ये होते हैं हमारे रिसोर्सेज। तो इसे हम लोग किस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब शिफ्टिंग वाइज रहा तो शिफ्टिंग वाइज किस तरीके से करेंगे, इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा हूं। तो इस तरीके से मैं अगर देखूं तो मैं अपना यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहा हूं अपने रिसोर्सेज का, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हर एक डायरेक्टिंग में कि मैं किस तरीके से ये करूं। देखिए अपने अमल में सबसे जटिल डायरेक्शन मालूम है कौन सी चीज का है, कौन से डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा, वो यानी कि डिफिकल्ट टास्क है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इम्पॉसिबल होता तो आज वो चीजें चल नहीं रही होती, लेकिन बहुत ज्यादा जटिल है वो चीजें। अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो डायरेक्शन पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। प्री प्लान जो चीजें चल रही थी उसको चेंज करके पोस्टपोन कर देना होता है और चीजों को नए वे से करना होता है। तो कौन से डिपार्टमेंट का ऐसा डायरेक्शन है बताओ जहां बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत हैचबैक है, पूरा हौच पौच हो जाता है। तो कौन सा डायरेक्शन है गवर्नमेंट का? रेलवे ये सबसे कठिन डायरेक्शन है, क्योंकि एक ही पटरी पे न जाने हजारों गाड़ियां एक साथ चलती है। कब कौन से समय पर कौन सी गाड़ी कहाँ चलनी चाहिए, वो कितने बजे कहाँ पहुंचनी चाहिए, ये सब चीज का निर्धारित एक समय होता है। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसे वो डायरेक्टिंग करना बड़ा कठिन हो जाता है। और आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें कंप्यूटर भी बता देता है कि भैया रूट चेंज करो, यहाँ ये है तो आपको ये टाइम आपका बच जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा था जब हर चीज़ में सिर्फ लिखा पढ़ी से तो होता था चीज़ें, फ़ोन भी नहीं थे तो हम लोग कुछ और दूसरी टेक्निक यूज़ करते थे। तो उसके जरिए हमें पता लगता था कि भैया फलानी जगह पटरी उखड़ी है तो ट्रेन को यहाँ रोक दो, वहाँ की डायरेक्टिंग अलग। तो ये बड़ा हौच-पौच वाला खेल था। तो यहाँ भी हम लोग सटीक वे से डायरेक्टिंग करते हैं। और इंडिया का जो रेल नेटवर्क है ये सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इतनी गाड़ियाँ एक साथ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में चलाना, वो भी एट ए टाइम, ये बड़ा कठिन टास्क होता है। इसीलिए कहता हूँ कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एवरी सेक्शन। हर एक सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भैया मेरे पास जो रिसोर्सेज है उसे यूज किस तरीके से करूँ। मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भैया ये काम है तो यार इसके लिए नया रिसोर्सेज लाऊं। मैं तब तक के नया रिसोर्सेज नहीं लाऊंगा जब तक कि मेरा काम इससे चल रहा है। हाँ, अगर काम में बर्डन ज़्यादा हो रहा है, मानसिक तौर पर कुछ अगर चीज़ें अगर खराब हो रही है, मुझे अगर इफेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, रिसोर्सेज बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मेरे वही रिसोर्सेज में अगर काम हो रहा है तो मैं क्यों बढ़ाऊंगा, है ना। तो यहाँ मैं देखूंगा कि मैं इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूज किस तरीके से करूँ। उसके बाद में आते हैं क्रिएट टीम स्पिरिट। हर एक काम एकता के साथ हो सकता है। अगर एकता में बल, जो हम लोग बचपन से हमको मोटिवेट करते आते हैं ना हमारे टीचर की, एकता में शक्ति है, एकता में बल है, एकता से ही काम करो, मिलजुल कर काम करो, है ना। तो ये सही में सही है। अब ये सही में सही कैसे है? टीम स्पिरिट अगर जब तक ये नहीं रही तो वो काम ढंग से होगा नहीं। वो सीधा सा, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा कोई तो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ के मेडिसिन शॉप रहती है गवर्नमेंट की खुद की। तो वहाँ वो मेडिसिन लेने गया, कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी जो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले आकर देना था, आईसीयू में ले आकर देना था। अब थोड़ा सा अर्जेंसी थी, वो वहाँ लेने गया। अब ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ, किसी ने वीडियो निकाला था वो चीज़ का, तो वो मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ होता है और इससे रिलेटेड क्यों है, टीम स्पिरिट से रिलेटेड क्यों है। अब क्या था कि प्रीमाइसिस, वही प्रीमाइसिस में था जहाँ हॉस्पिटल है, वही बिल्डिंग में वो फार्मेसी थी। और वो फार्मेसी में गया और उसने वहाँ दवाइयाँ लेने की कोशिश की, तो वहाँ एक भी बंदा नहीं बैठा हुआ था फार्मेसी में। कहाँ बैठे हुए थे? बाहर के वरांडाज में बैठे हुए थे, यानी कि वही फ्लोर पे कहीं वरांडा पे बैठे हुए थे। तो उनके पास गया कि भैया यहाँ के लोग कहाँ गए? तो बोले हम ही हैं। तो बोले सर ये अर्जेंट है, ये दवाइयाँ ये दे दो करके, वो आईसीयू में ले जाके देना है। तो अभी रुको, पोछा सूखा नहीं है, हमने पोछा लगाया है, पोछा अभी गीला है, हम अभी नहीं दे सकते। तो बोले ठीक है सर, जैसे सूख जाएगा वैसे। तो ये सूखेगा आधा घंटा पौना घंटे के बाद। ये उनके बोल है जो मैंने सुना हूँ, जो मैंने देखा हूँ। पौन घंटा लगेगा। अब ये कौन सा पोछा है जो पौन घंटा लगेगा, यानी कि 45 मिनट जिसको सूखने में लगेगा, है ना। अब ये तो हो गई कि तुम, सीधी सी बात है कि तुम अपने काम में ढिलाई कर रहे हो, है ना। अब यहीं अगर वो पूरी टीम को हैंडल करने के लिए एक सुपरवाइजर होता तो उसने उनके अच्छे खासे तबीयत
कर दिया होता, अच्छी खासी बैंड बजा दिया होता कि भैया तू 45 मिनट कैसे बोल रहा है, तेरे पास अगर कोई कस्टमर आ रहा है पटाख से दे, पटाख से खाली हो, तेरे को वहां से नहीं जम रहा है, एक जन को भेज दे और वहां से उसको दवाइयां दे दे, फिर से पोछा लग जाएगा, पंखा तो है, पंखे से तो सूख जाएगा। लेकिन टीम स्पिरिट के नाम पे वहां कुछ नहीं था। और ऊपर से क्या डकर रहे थे वो लोग, वीडियो निकालना है निकालो, जिसको बताना है बताओ, हम भी यहाँ बता सकते हैं कि भैया पोछा लगा हुआ है इसलिए हम नहीं दे पा रहे। तो उसके ऊपर उसका कहना है ठीक है सर पोछा लगा है तो मैं 10 मिनट रुकने के लिए तैयार हूँ, आप अगर 45 मिनट बोलेंगे तो क्या होगा, तो बोले 45 मिनट लगता ही है बोले कोई भी पोछे को। तो इस तरीके से कैसा होता है कि काम सत्यानाश हो जाता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं ये सब तितर बितर हो गए। यहाँ अब टीम स्पिरिट इसलिए जरूरी है, उनको मोटिवेशन नहीं मिला प्रॉपर। अगर मोटिवेट अगर होते और उनके ऊपर कोई अगर ऑब्जर्वेशन होता, कोई सुपरविजन होता तो वो लोग काम प्रॉपरली कर सकते हैं। लेकिन यही हालत है हर जगह की। प्राइवेट सेक्टर में देखना, अब बैंकों का ले लो ना, जैसे गवर्नमेंट की बैंक, वहां जाओ अभी लंच टाइम में, अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है ना, थोड़ी देर में आओ, लाइन में लगो, तुम्हारे पास ये चीज की कमी है, टरका देते अपने काम से। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, काम से जी चुरा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है भैया कस्टमर आए ना आए, गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है, हमारी सैलरी कर रही है। अब यहीं तुम प्राइवेट बैंक में जाओ, भैया लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठ जाओ, आपका काम खुद ही कर देंगे। वहां इतने एग्जीक्यूटिव घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भैया हर एक कस्टमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बैंक में कस्टमर आना अगर बंद हो गए तो हो सकता है कि हमारी नौकरी चली जाए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले, गवर्नमेंट बैंक वाले इस तरीके का कभी सोचते ही नहीं। इसका बड़ा एक उदाहरण है, मैं नाम नहीं लूंगा वो बैंक का, लेकिन जिससे भी पूछो कि भैया वो बैंक में आपको क्या सर्विस मिली, तो वो सीधा हाथ जोड़ते भैया नमस्ते, है ना, वो मालूम है कैसी बैंक है करके। लेकिन इस तरीके की घटनाएं होती है और दिनचर्या में दिन भर ये सब चीजें चलती ही है कि ऐसा हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है, टीम स्पिरिट की उनमें कमी होती है। उनके ऊपर का जो ऑब्जर्वर है, सुपरवाइजर है, या तो वो ब्रांच का जो हेड है, जिसे हम लोग ब्रांच हेड यानी क्या होता है, वो भी एक डायरेक्टर ही होता है, वो डायरेक्टिंग करता है ना अपनी टीम को। उसने टीम स्पिरिट प्रॉपर लाया नहीं, वो चाहे सरकारी जॉब हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कुछ भी हो, हर एक डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है और वहां कस्टमर्स आ रहे हैं तो उन्हें देखना, कस्टमर इज वेरी प्रायर थिंग, कस्टमर को भगवान समझना। अगर इस तरीके के स्पिरिट्स अगर हम लोग अपने टीम में लाए तो मैं तो बोलता हूं ना, कोई भी काम डिले नहीं होगा। टीम स्पिरिट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम बिजनेस में वो चीज को लाते हैं, टीम स्पिरिट अगर प्रॉपर नहीं रहा, बैठा है कोई चाय पीते हुए आधे घंटे से, टाइम है अभी, काम भागे जा रहा है, करेंगे अपन। भैया सीधी सी बात है, APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था एक चीज, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने भी कहा था, अगर आप अपना काम निर्धारित समय पर नहीं कर रहे हो और आप वो काम को लेकर ओवर टाइम कर रहे हो, तो वो जो कंपनी है, कंपनी का बॉस आपके ऊपर खुश हो रहा है कि ये ओवर टाइम कर रहा है, तो वो बॉस बेवकूफ है। ये APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। क्यों? क्योंकि अगर आपको जो टास्क दिया गया है और आपको पता है कि वो टास्क उतने देर में खत्म होता है, लेकिन तब भी आप उसे ओवर टाइम करके कर रहे हो, तो यानी आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है वो काम को खत्म करने की, या तो हो सकता है आपके बॉस में वो कैपेबिलिटी नहीं है जो आपको वो गाइड कर सके, मोटिवेट किया हो उसने। तो ये चीज APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। तो वही चीज की टीम स्पिरिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। टीम स्पिरिट अगर अच्छी है तो काम जल्दी से, अरे आखिरी में जब समय बचता है बैठो ना खाली, आपको टास्क दे दिया गया और बता दिया गया कि दिन भर में आपका ये टास्क है, कंप्लीट करो, बस खत्म करो। भैया जल्दी जल्दी खत्म करो, अच्छे से क्वालिटी वाइज अच्छे से खत्म करो और बैठ जाओ आराम से। कौन क्या बोलता है आप लोगों को? लेकिन नहीं है ना, दिन भर क्या करेंगे, तो कर रहे हैं टाइम पास, धीरे धीरे वो काम लुटुक कर रहे। तो यही हमारा टीम स्पिरिट खराब होता है, क्योंकि एक टीम मेंबर को देखकर दूसरा टीम मेंबर भी वैसे ही करने की कोशिश करता है। क्योंकि हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारे में सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। हम लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, वो देखना, उसको देखना, वो कर रहा है क्या, मैं क्यों करूँ। अब भैया तू निगेटिव चीज़ में चल रहा है, वो नहीं देख रहा है कि भैया वो काम कर रहा है, अरे वो काम कर रहा है मैं भी करूँगा। यहाँ तो कभी नहीं बोलते, लेकिन बोलते कहाँ है हम लोग, भैया वो नहीं कर रहा मैं भी नहीं करूँगा, है ना। हम लोगों की आदत हो गई है वो चीज़ की। तो टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। अब डायरेक्टर्स का काम क्या होता है, देखिए यहाँ भी एक कटु वचन में कटु शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि हम लोग ये वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ पहले, कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ अगर मेरी डायरेक्टिंग प्रॉपर है तो मेरे एम्प्लॉई
कौन सा एम्प्लॉय में क्या कैपेबिलिटी है और वो कैपेबिलिटी का यूज किस तरीके से करूंगा मैं, ये मुझे अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अगर मेरी डायरेक्टिंग अगर प्रॉपर है, सुपरविजन मेरा अच्छा है तो। लेकिन यहां भी मालूम है क्या होता है आजकल, डायरेक्टर तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे जो सुपीरियर है ना, हमें उन्हें डायरेक्टर समझना होता है। वो हमारे लिए भगवान है। क्यों? क्योंकि अगर उनके तलवे नहीं चाटेंगे हम लोग तो क्या होगा, वो हमारा नाम रिकमेंडेड करेंगे नहीं आगे। लेकिन उनके जो तलवे चाटते हैं ना, तो उनके नाम पहले रिकमेंडेड हो जाते हैं। हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आप ये चीज देख सकते हो। हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में इस तरीके के लोग होते हैं जो अपने सुपेरियर के तलवे चाटते हैं, वो उनका नाम आगे करते हैं और उनको फिर रिकमेंडेशन मिलता है डायरेक्टर। क्योंकि देखो, डायरेक्टर्स के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक वर्कर का क्या बोलते हो, ये कैपेबिलिटीज देख सके, है ना। अगर वर्कर की कैपेबिलिटी अगर देखना है तो उसके ऊपर का जो सुपरवाइजर है वही देखेगा। लेकिन सुपरवाइजर अपने आप को, अरे सारा मैं चाहूँ भगवान हूँ, है ना, इस तरीके के एटीट्यूड में रहता है। और फिर जब उनके तलवे चाटो तो वही बंदा आगे बढ़ता है और बाकी के रह जाते हो। वहां हो जाता है डिमोटिवेशन शुरू, और फिर वहां डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है, बगावत चालू हो जाती है और टीम स्पिरिट पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वहां गुटबाजी हो जाती है। अब जहाँ गुटबाजी होगी तो सही में वो डायरेक्टर के बंदे हो जाएंगे, क्योंकि भैया कंपनी तो उसकी है, उसे ही करना है, तो उसको वो पर्टिकुलर जो गोल उसने प्री डिटरमाइन करके रखा है वो उसे नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर गुटबाजी चालू है। किस वजह से? तो एक छोटी सी चीज की वजह से कि उनका सुपेरियर उन लोगों को प्रॉपर आगे नहीं आने दे रहा है जो सही में कैपेबल है। वो सिर्फ उनको ही आने दे रहा है जो उसकी वाहवाही कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कटु सत्यता है आज के जमाने में। हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, हर एक बिजनेस में, हर एक ऑफिसेस में। तो ये चीजों को खत्म करने के लिए डायरेक्टर्स को क्या करना होगा, इंडिविजुअली हर एक की कैपेबिलिटी खुद चेक करनी होगी। उन्हें ग्राउंड फ्लोर यानी कि ग्राउंड जीरो पे आके काम करना होगा और तभी उन्हें पता चलेगा कि मेरे एम्प्लॉयज में क्या कैपेबिलिटी है और क्या एबिलिटी है। अगर ये वो अपने, अगर वो बोलते हैं ना हिरार्की लेवल, जो हमने देखा था कि भैया मुझे अगर मेरे वर्कर से बात करना है तो डायरेक्ट मैं वर्कर से बात नहीं करूंगा, मैं अपने नीचे के मैनेजर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टीम लीडर से वर्कर, है ना। ये बढ़िया अच्छा हिरार्की लेवल बनाया था हमारे हेनरी फॉयल ने। और क्या बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो थे मार्क्स लॉ, है ना, मार्क्स लॉ ने इस तरीके के बनाए थे हिरार्की लेवल। क्यों? अच्छा वे सोचकर बनाए थे। लेकिन उसका दुरुपयोग अब ये हो रहा है कि भैया ये वर्कर है और मैं सुपरवाइजर हूँ, ये मेरे से ऊपर कैसे डायरेक्ट जाएगा, नहीं जा पाएगा। ये मैं जो बोलूंगा वही होगा, तो भैया इसके लिए भगवान मैं ही चूँ। और जहाँ इस तरीके की सोच आ जाती है तो हमें इंडिविजुअल कैपेबिलिटी मिलना बंद हो जाती है और वहाँ निगेटिविटी फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी को अगर डायरेक्टर अपने खुद के सुपरविजन में करे तो उसे एग्जैक्ट हीरे मिलेंगे अपने ही खुद के कंपनी में। वो कभी भी अपने काम को लेकर कभी भी पछताएगा नहीं कि हाँ मैंने ये गलत अपॉइंटमेंट दे दी थी, है ना, गलत रिक्रूट कर दिया था। तो ये चीज याद रखिए कि इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज अगर देखना है तो डायरेक्टिंग आपकी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपके सामने वही बंदा खड़ा हो जिसकी कैपेबिलिटी अच्छी हो, ना कि कोई तलवे चाट कर ऊपर आ रहा हो। ये सब मैं तो बोल रहा हूँ ना, चाहे सुपरवाइजर कुछ भी करे, ये करे वो करे, लेकिन अगर तुम्हारी डायरेक्टिंग प्रॉपर है तो सुपरवाइजर में भी डर होना चाहिए कि भैया मैं उसी को रिकमेंडेड आगे करूँ। अगर मैंने अपने तलवे चाटने वाले को अगर आगे किया तो हो सकता है कि मेरे पे गाज गिरे। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए हर एक डायरेक्टर्स को, और यही इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का। इसलिए तो ये कटु सत्यता वाले जितने पॉइंट्स हैं ना, ये डायरेक्टिंग में भर भर के दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं बाद में बताऊंगा। इंक्रीज इफिशिएंसी लेवल। अब हर एक कैपेबल बंदा देख लिया मैंने, हर एक को गाइड कर दिया, हर एक को प्रॉपर वे से मोटिवेट कर दिया, इंस्पिरेशन दे दिया, सुपरविजन अच्छा मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब मैं ध्यान दूंगा किस चीज पे, इफिशिएंसी लेवल पे। अब इफिशिएंसी लेवल क्या होती है, देखो कार्य क्षमता, जो मेरे एम्प्लॉयज की कार्य क्षमता है उसे भी मैं इफिशिएंसी लेवल बोलूंगा। मेरे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, देखिए मैंने जो रिजल्ट तय किया हूँ वो तो फाइनल रिजल्ट है, लेकिन जो टुकड़ों टुकड़ों में मुझे मिल रहा है एक एक स्टेप पे, एक एक लेवल पे, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो मैं वो चीज को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। और वो इंक्रीज कैसे होगी, ये सब पॉइंट्स को मैं अगर एकजुटता में लाया तभी होगी। नहीं तो ऐसा बोल दूंगा आज मैंने तुझे काम दिया, चल 10 दिन के बाद मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए, नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटना होगा और हर एक की पॉइंट्स का आप एक रिजल्ट तय कीजिए, वो रिजल्ट को मैच करते जाइए एज पर योर रिक्वायरमेंट, और फिर फाइनल रिजल्ट आपको आसानी से इजीली मिलेगा। आप अगर गेहूं पिसाने अगर जाते हैं
गेहूं तो एकदम से डाल देते हैं, लेकिन वहां से दाने धीरे 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 ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से डालेंगे तो आपको उस तरीके का बारीक अनाज नहीं मिल पाएगा, है ना। हर एक स्टेप को धीरे 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 कर ही आपका आटा पिसा हुआ बाहर आता है और वो काफी स्मूथ होता है, जो आपको रोटी बनाने लायक होता है। ये एक ऐसा एक जनरल फॉर्म में एक एग्जाम्पल है। क्यों है? अच्छे से समझ जाएंगे आप कि आपका एफिशिएंसी लेवल फाइनल लेवल पे ना चेक करते हुए इनिशियल लेवल और ब्रेक डाउन लेवल पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा। उसके बाद में आते हैं कोऑपरेशन। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कोऑपरेशन प्रॉपर होना चाहिए। डायरेक्टर्स लेवल का प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजर्स के साथ, मैनेजर्स का होना चाहिए सुपरवाइजर के साथ, सुपरवाइजर्स का होना चाहिए टीम लीडर के साथ, और टीम लीडर का यानी कि कोऑपरेशन होना चाहिए किसके साथ? अपने वर्कर्स के साथ। अगर ये कोऑपरेशन अगर प्रॉपर है, हियरार्की लेवल आपका मेंटेन है, तो डायरेक्टर की डायरेक्टिंग इज वेरी टॉप ऑफ द लेवल। अगर कोऑपरेशन प्रॉपर नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है, अरे सर आपने तो ये कहा था, अरे सर आपने तो वो कहा था। देखो क्या होता है, हर एक कंपनी में, हर एक कंपनी की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली कंपनी में होता है 1 से 2 डायरेक्टर होते हैं। एक डायरेक्टर ने आज का काम बता दिया कि भैया ये काम तुमको करना है, निकल गया वो। दूसरा डायरेक्टर है, अरे ये काम मत करो, पहले वो काम करो, हो गया। फिर बंटाधार, वो तुम्हारे एम्प्लॉय कंफ्यूज कि भैया कौन सा काम पहले करे, क्योंकि दोनों डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है। और एक ने अगर एक का काम करूँ दूसरे का काम नहीं करूँ तो हो गया, दूसरा हमारे पे चिल्लाएगा। तो हमें दोनों काम करना है, तो हो सकता है कि उस दिन का टारगेट वो कंप्लीट ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्शन ही प्रॉपर नहीं था। इसलिए डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए? अपने काम बांट लो दोनों के। भैया मैं मार्केटिंग वाली टीम संभालूंगा, भैया मैं प्रोडक्शन वाली टीम संभालूंगा, तू मेरे काम में इंटरफेयर मत कर, मैं तेरे काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये तेरा काम है, ये डिपार्टमेंट का, ये डिपार्टमेंट तू ही संभालेगा, बस खत्म। ठीक है। अगर मैं नहीं हूँ, अगर इमरजेंसी में हूँ, तो फिर तू दोनों डायरेक्टिंग करेगा। लेकिन जब तक कि अपन दोनों यहाँ हैं तो अपनी अपनी टीम को संभालेंगे। क्यों? क्योंकि भैया कमाना अपने को ही है, ज़्यादा रिजल्ट अपने को चाहिए, क्योंकि अपने भरोसे एम्प्लॉय खाते हैं। अगर अपने में अगर मतभेद लाएंगे और अपने ही क्लैशेस अगर होंगे तो अपने को ही पैसा नहीं मिलेगा और अपन ही इन लोगों के घर के चूल्हे नहीं जला पाएंगे। इसीलिए डायरेक्टर्स को ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी और कोऑपरेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा। कोऑपरेशन अगर प्रॉपर रहे 2 डायरेक्टर्स के बीच में तो काम आसानी से होगा। अब आते हैं सिंगल डायरेक्टर्स पे। अगर सिंगल डायरेक्टर का अगर हियरार्की लेवल में कोऑपरेशन अगर प्रॉपर है तो आपको रिजल्ट भी प्रॉपर मिलेगा। अब इसमें सबसे इफेक्टिव वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसमें भी महा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सुपरविजन। इसलिए देखिए मैंने उसे आखिरी में लिखा हूँ, उसके डेफिनेशन लिखा हूँ। सुपरविजन ही एक चीज है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो काम जिसको दिया हूं वो उस काम करने के काबिल है या नहीं है। वो काम करते वक्त क्या अड़चन आ रही है, क्या उसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ये हमें समझेगा। सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग इन डायरेक्टिंग। वो है, उसकी डेफिनेशन है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्शन फंक्शन। द डायरेक्टर सुपरवाइज एम्प्लॉय बाय ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनिंग द रिपोर्ट्स एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। अब डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? सुपरविजन करने का उसका तरीका किस तरीके से आता है? वो करता है अपने एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व, यानी कि ध्यान देता है उन लोगों पे, कि वो वॉच रखता है कि क्या कर रहा है। अब उन्होंने जो काम किया उसकी रिपोर्ट क्या है? एग्जामिनिंग द रिपोर्ट, उन लोगों की रिपोर्ट्स मंगवाता है। वो रिपोर्ट्स पे वो ऑब्जर्वेशन करता है, वॉच रखता है कि यार ये रिपोर्ट्स प्रॉपर आ रही है या नहीं। उसके बाद में वो देखता है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या है। एम्प्लॉय का बिहेवियर अगर खराब है तो सीधी सी बात है, अगर एक एम्प्लॉय का बिहेवियर खराब है वो 10 लोगों के बिहेवियर खराब कर सकता है। लेकिन एक अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा है तो 10 लोगों के बिहेवियर कभी अच्छे नहीं कर सकता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि एक सड़ा हुआ फल टोकरी में रहा तो बाकी सबको सड़ा देता है, लेकिन ये जब सब अच्छे वाले फल है वो मिलकर भी वो सड़े वाले फल को अच्छा नहीं कर सकते। ये कटु सत्यता है। इसीलिए इनका एम्प्लॉयज का बिहेवियर वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सुपरविजन का सबसे मेन टास्क वही होता है कि भैया एम्प्लॉय का बिहेवियर किस तरीके से, अगर प्रॉपर है तो वो अपना काम अच्छे से करेगा और बाकी लोगों को भी करने देगा। बाकी लोगों को भी अगर करने देगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा तो फिर मेरी टीम अच्छे से काम कर सकेगी और उन्हीं मेरे भरोसे ही बाकी लोगों के घर का चूल्हा जल सकता है। तो डायरेक्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सुपरविजन। और सुपरविजन ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
समझ में आप लोगों को डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग एक टॉपिक, इसके बाद में हम लोग लेंगे दूसरा टॉपिक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा टॉपिक। अभी तक हमने कवर क्या किया है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो 4 मेन मुद्दे हैं वो हमने लिया है। कुल मिलाकर यहाँ हमारे पास शायद 8 या 9 मुद्दे जिसके ऊपर हमें बात करनी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें और नीडी पर्सन के साथ शेयर जरूर करें और नए वीडियो का वेट कीजिए। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।